2022 के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन किया था। 2022 के बाद 22 गया, 23 गया, 24 गया। नियम यह कहता है कि 1 महीने के अंदर इतना पेमेंट हो जाना चाहिए। किसी वजह रही तो MIDC जो है उसको एक्सटेंड करके डेट देती है। तो ये महाशय 2022 में एप्लीकेशन किए और पैसा भरे 2025 जनवरी को, यानी कि पूरे 3 साल के बाद इन्होंने पैसा भरे। MIDC से मेरा एक सवाल है, ऐसा कोई एक उदाहरण बताइएगा कि जिसने तो MIDC के लिए लैंड के लिए अप्लाई किया, MIDC ने कहा कि उसको इतना पैसा इतने पीरियड के अंदर भरना है और वो भरा नहीं, तो आपने क्या 3 साल उसका इंतजार किए? ऐसा कोई एक उदाहरण बताना। संजय सिरसाट साहब को जो ये जमीन दी गई थी, ये ऊपर का अगर शब्द के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो ये है प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट। ये प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट उन लोगों को दी जाती है जो बड़ा उद्योग लेकर आ रहे हैं, बहुत सारा रोजगार मिलने वाला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ये प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट प्रायोरिटी लैंड अलॉटमेंट दिया जाता है और उनको ये जनवरी 2025 के अंदर उनके साथ एग्रीमेंट हो गया और उन्होंने बताया था कि हम अल्कोहल बेस्ड कुछ बनाने वाले है करके। अल्कोहल जहां तक मुझे समझ में आता है कि शराब के लिए लगने वाला जो भी सामान है वो बनाने वाले थे। ये एप्लीकेशन मिलते ही इन्होंने दूसरा एप्लीकेशन मूव किया कि बोले कि नहीं, अब मैं है तो ये फैक्ट्री नहीं चालू करने वाला, मेरे को गोडाउन स्टार्ट करने का है उसी जगह के ऊपर। उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन दिया, दूसरा प्रपोजल बनाया, वो प्रपोजल दूसरा उनका अब MIDC हेड ऑफिस के अंदर गए हैं। अब जहां तक उनका ये स्टेटमेंट था कि कोई मिनिस्टर का दोस्त होने के बावजूद भी 78 लाख रुपये फाइन कोई भर सकता है क्या, इन्होंने भरे हैं करके बड़े गर्व से कहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताए हैं कि मेरे लड़के ने एक एप्लीकेशन मूव कर दिया था कि वो पैसे हमको वापस दो, 78 लाख रुपये। ये 78 लाख रुपये, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये MIDC का जो नोट है वो नोट के अंदर उन्होंने पूरा बताया है कि 2022 के अंदर कितने दिनों में इनको पैसा भरना था, इन्होंने भरा नहीं। लेकिन मंत्री जी के दोस्त है तो 3 साल तक है तो उन्होंने ये लैंड किसी और को अलॉट नहीं करे, मंत्री जी के इंतजार में थे कि भाई साहब वो जब पैसा भरेंगे तब हम देंगे। इन्होंने लेट फीस भरे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 78 लाख नहीं 77 लाख 2,165 रुपया इन्होंने तो लेट फीस भरे हैं। लेकिन इनके लड़के ने एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे पप्पा बीमार थे तो इस वजह से हम पैसे नहीं भर सके, ऐसी थी उन्होंने कि हम पैसे नहीं भर सके थे तो ये पैसा हमने लेट फीस भर दिया है लेकिन ये पैसा हमको वापस करो करके ये एप्लीकेशन उन्होंने मूव किए थे। ये एप्लीकेशन की मेरे पास ये कॉपी है जो उन्होंने कैमियो डिस्टिलरीज के डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने ये डाले थे और इसके अंदर उन्होंने बताए थे कि साहब ये पैसा हमको वापस मिल जाना चाहिए। MIDC ने अपने नोट के अंदर ये बताया है कि उनके पास से हमको एक एप्लीकेशन मिला है कि ये पैसा जो हमने लेट फीस भरे हैं ये पैसा हमको वापस करो। अब हमने ये फाइल जो है वो हेड ऑफिस के अंदर भेज दिए है। इसके ऊपर क्या निकाल आया है, वो पैसा उनको वापस मिला है नहीं मिला है, रूल के हिसाब से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब जो है वह MIDC ने देना या मंत्री साहब ने खुद ने देना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात कही है कि मैंने 51 लाख रुपये स्टेटस चेंज जो है उसके लिए भी पैसे भरा है करके। MIDC के कानून के हिसाब से, MIDC के रूल के हिसाब से अगर कोई प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर है तो किसी को लैंड अलॉट होता है तो वो लैंड कम से कम 5 साल जो है उसका स्टेटस चेंज नहीं होता है। आप जिस मकसद के लिए लेते हैं वही मकसद के लिए आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ये एप्लीकेशन मूव किया और उन्होंने कहा कि अब हमको वो फैक्ट्री डालने का नहीं है, हमको एक गोडाउन बनाने का है करके। तो अब गोडाउन के अंदर अगर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने का प्रोजेक्ट है। पहले का जो प्रोजेक्ट था अल्कोहल का वो 106 करोड़ रुपए का था। अब गोडाउन बना रहे हैं तो कितने का प्रोजेक्ट रहेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या नियम के हिसाब से ये कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। MIDC का रूल कहता है और वो रूल बुक भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा किया जाना चाहिए करके। MIDC के कायदे कानून क्या कहते हैं करके इसमें ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा MIDC ने इंस्पिरा नाम की कंपनी को जमीन दी। उन्होंने 70 रुपये
प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से वो जमीन ली, SEZ बनाना है करके। इतने हजार लोगों को रोजगार मिलने वाला है, हम इतना 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमको 100 हेक्टर जमीन चाहिए। MIDC से मैनेज करके ले लिए, जैसे ही लिए उन्होंने SEZ को कैंसिल कर दिए और उन्होंने MIDC को पत्र लिखा कि अब ये जमीन हमको तो मिल गई है, अब ये जमीन को हम बेचेंगे हमारे हिसाब से करके। MIDC ने भी उनको है तो कपड़ों वाला बैग दे के पूरी तरीके से उनको इजाजत दे दी कि अब तुम बेचो। अब जो लैंड उन्होंने SEZ के ऊपर चने फुटाने के भाव में खरीदे थे 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, अब ये इंस्पिरा कंपनी कितने में बेच रही है? 900 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि अगर आपका SEZ कैंसिल हुआ था तो कानून ये कहता है कि वो वापस इमीडिएट है तो MIDC ने लेना चाहिए था। इंस्पिरा के अग्रवाल साहब को बोलना चाहिए था कि अग्रवाल साहब आपको कोई दूसरा कुछ करना है तो हमको नया तरीके से एप्लीकेशन दो, हम आपको उस हिसाब से लैंड अलॉट करेंगे। लेकिन उस वक्त के मंत्री, डायरेक्टर, चेयरमैन सब मिले हुए थे। तो अब ये धड़ाधड़ ओपन पूरे फ्रंट पेज के ऊपर जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है उनके 2 दिन पहले ही मैंने देखा हूँ फ्रंट पेज के ऊपर पूरा फुल पेज ऐड दे रहे हैं कि आओ हमारे पास से MIDC की जमीन खरीदो करके। और MIDC भी खामोश बैठा हुआ है क्योंकि उनको कपड़ों वाला बैग उनके पास चले जा रहा है, मंत्री से लेके नीचे सबके पास तक। तो ये जो धंधे है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो बहुत सारे MIDC के अधिकारी भी अंदर जाएंगे। मंत्री जी का क्या होगा पता नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे करेंगे या नहीं करेंगे हमें पता नहीं है। तो ये मामला भी उतना ही गंभीर है जितना गंभीर बिट्स का मामला था, जितना गंभीर वर्ग 2 की ज़मीन का मामला था, MIDC की लैंड का मामला है। अब इसके ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी शुरू हुई है। अब आपको देखना है कि इनकम टैक्स के अधिकारी जो लैंड है उसके ऊपर जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आती है। देखिए इस मामले पर मुख्यमंत्री साहब के पास टेंडर घोटाला जो है ये मेरे पास ये पूरे फाइल है। ये टेंडर घोटाला जो है ये 2013 से लगातार जारी है और इसमें 3 बड़े बड़े कंपनीज इसमें शामिल है। एक कंपनी है ब्रिस्क स्मार्ट, पहले ब्रिस्क इस वजह से नाम था पहले ये कंपनी का, अब उसको स्मार्ट कर दिया गया है क्योंकि ब्रिस्क के ऊपर कुछ ईडी की इंक्वायरी हुई थी और इसमें हसन मुशर्रफ साहब का इन्वॉल्वमेंट है करके ये बताया जाता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इसके अंदर ये नहीं है। क्रिस्टल जो है वो हमारे बीजेपी के एक MLA है, फडणवीस साहब के करीब है, उनकी कंपनी है, उनके परिवार का नाम है कि वही लोग चलाते हैं। और BVG एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप को बड़े आदर्शवादी बताते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से कितने लोगों को रोजगार देते हैं करके। 2013 के अंदर समाज कल्याण विभाग टेंडर निकालता है कि उनके जितने भी हॉस्टल्स, ऑफिसेज, गेस्ट हाउस ये वो जो है उसके अंदर सिक्योरिटी का काम ले लीजिएगा, उसके अंदर खाना बनाने का काम ले लीजिएगा, उसमें गार्डनर चाहिए, उसमें कुक चाहिए, ये सब के लिए टेंडर निकाले। 2 कंपनीज ने ये टेंडर लिए थे। ये 2 कंपनीज ने फिर उसको सब टेंडर करके एक तीसरी कंपनी को भी जो उतनी ही बड़ी पावरफुल थी उसको भी ले लिया। 2017 में तीसरी कंपनी ने बोली कि अब मैं टेंडर निकलने वाला है, हम भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने बोले आपस में लड़के क्या मतलब है, अपन तीनों ही मिलकर आपस में बांट लेंगे काम, अब तीनों ही अपना धंधा चलाएंगे करके। तो 2017 के अंदर सिर्फ उसके अंदर एक सिक्योरिटी के लिए तो एक टेंडर निकाला गया। तो यानी कि 2013 से 2024 तक वही ठेकेदार है तो काम कर रहे। टेंडर निकाला गया था कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 2013, 14, 15, 16 3 साल के लिए निकला था। काम बहुत अच्छा कर रहे तो 1 साल है तो अधिकारी उसको एक्सटेंशन दे सकते थे, लेकिन 10 साल दे दिए हैं, जिसमें से 5 साल जो है वो एकनाथ शिंदे साहब इसकी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, 2.5 साल के करीब वो मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। अब उनके जो चाहने वाले मंत्री है संजय सिरसाट साहब के पास ये है। तो 2024 के अंदर इन्होंने एक टेंडर निकाला इसी का, पूरा वही काम का। और उस टेंडर के अंदर उन्होंने ये नहीं दिया कि ये टेंडर 1000 करोड़ रुपए का है, 500 का है या 2000 करोड़ रुपए का है करके। कल जब अंजलि दमानिया मैडम ने इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 1500, मैं डॉक्यूमेंट के साथ ये एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, ये तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का टेंडर है। इसमें माना क्या गया है, इससे फिर तो टेंडर भरने वालों ने ये बोल देना कि तुम सर्विस चार्ज कितना लेंगे। अब नियम के हिसाब से जो सरकार का सर्कुलर है, GR है कि 3.5% से लेकर 7% तक ही आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं। इसमें इत्तेफाक हो सकता है कि ये तीनों कंपनी
ने कितना भरा सर्विस चार्ज, तो 19.5%, 19.5% है तो इन्होंने सर्विस चार्ज भरा है करके। इस तरीके से टेंडर बनाया गया कि सिर्फ यही 3 लोग क्वालिफाई हो सके। वैसे 10 लोगों ने टेंडर भरा था, लेकिन 7 को निकाल दिया कि बोला 300 करोड़ रुपए का तुम्हारा टर्नओवर ही नहीं है, इन तीनों का है। इसके अंदर 35 जिलों के अंदर काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी का भी नहीं हो सकता, ये तीनों का है, तो ये तीनों को मिल गया है करके। फिर दूसरा, और भी ऐसे ऐसे कंडीशन डाले गए जिसके अंदर ये सिर्फ ये 3 लोग ही क्वालिफाई हो सकते हैं, तो इनको क्वालिफाई कर दिया गया है, बाकी को बोला गया। अब इसके अलावा ये तीनों का एक्सपीरियंस क्या का है, तो साहब सिक्योरिटी देने का है, वॉचमैन का देने का है, उनको झाड़ू मारने वाला देने का है, क्लीनर का देने। इनको तीनों के पास है तो खाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इन्होंने कभी है तो 100, 200, 500 लोगों को खाने का दिए। तो इन्होंने अलग से एक 1700 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला कि समाज कल्याण विभाग के जितने भी हॉस्टल्स हैं वहां पे बच्चों को खाना खिलाने का टेंडर। फिर से क्या हुआ कि तीनों का सेटिंग तो हुई भी है, बाहर की एजेंसी कहाँ लेके आते हैं, तो ये तीनों ने अप्लाई कर दिया उसमें खाने के टेंडर के अंदर भी। अब टेंडर के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक साथ में क्या करे कि कोई एक किराना की दुकान के साथ ज्वाइंट वेंचर करिए, उसमें टेंडर में लिखा हुआ है। डिमांड क्या है? तो आप पूरा सुन लो, तो डिमांड भी दे देता हूँ, समझ में अगर आ गया होगा तो बंद कर देता हूँ, आ गया होगा तो आराम से। तो तीनों ने है तो फिर वो 1700 करोड़ रुपए का टेंडर भर डाले और खाने का टेंडर भी उनको ही दे दिया गया। अब जो छोटे छोटे लोग जो जिला स्तर के ऊपर जो ये टेंडर लेते थे उनको वो टेंडर नहीं मिला, ये तीनों को मिल गया है। काम वैसे ही पुराने रेट के हिसाब से चालू है। हमारा ये कहना है कि ये टेंडर को गवर्नमेंट ने इमीडिएट कैंसिल करना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो अधिकारियों ने ये टेंडर प्रोसेस के अंदर भाग लिया है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और 2000 करोड़ रुपए जो समाज कल्याण विभाग के गोर गरीब बच्चों को खाना पहुंचाने का है, उनको अच्छी फैसिलिटीज देने का जो मामला है उसको ना देते हुए ठेकेदार घर बैठे कैसा पैसा कमा रहे हैं, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी करने की जरूरत है। प्रशांत बम ने जो आरोप लगाए हैं